हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुकोंट। आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। और थर्मोडायनेमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स भी आप प्लीज देखें। ये एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाया गया है हेसिस लॉ के ऊपर। जितना आपने पढ़ा उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हमारे सामने आता है जिसको हम हेसिस लॉ या लॉ ऑफ समेशन के नाम से जानते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हेस की ही तस्वीर है। तो इन्होंने ही हमें हेसिस लॉ दिया था 1840 में। बड़ा सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सी बात की गई है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। यहाँ क्या लिखा है मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ताकि आप समझ सकें कि हेसिस लॉ कहना क्या चाहता है। बेसिकली हेसिस लॉ हमें ये समझाता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं बताऊं, मैं सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग पे रहता हूं। अगर मैं एक अंदाजे से कहूं तो मेरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर टू यानी नीचे से मेरी पार्किंग से मेरे घर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 40 सीढ़ियां हैं मान लीजिए, राइट। तो भाई मैं चढ़ता हूं तो एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन, चार, ऐसे करके 40 सीढ़ियों को चढ़ता हूं, मैं यहां पहुंच जाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं कि हर एक सीढ़ी को चढ़ने के लिए, हर एक स्टेयर पे पांव रखने के लिए मुझे 1 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं खर्च कर देता हूं। तो आप कहेंगे सर 40 जूल्स, राइट। बिल्कुल सही बात भी है जी। हर एक सीढ़ी का 1 जूल तो 40 जूल। लेकिन अगर इसी तरह से आप जैसे बच्चे हैं, अगर आप चढ़ रहे हो और फास्ट चढ़ रहे हो, तो आपने कई बार ऐसे बच्चों को देखा जो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां एक एक स्टेयर को स्केप करते हुए वो पांव रखते चले जाते हैं। लेकिन क्या वो उन्होंने, जब वो इस फ्लोर तक पहुंचने के लिए, क्या उन्होंने 40 सीढ़ियों को पार नहीं किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। दे हैव यूज 40 स्टेयर्स एज वेल। तो जब उन्होंने फर्स्ट से थर्ड पे रखा होगा तो वो 1 जूल पे नहीं गया होगा, वो बीच वाली सीढ़ी आई थी, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो एक अलग बात है। मगर वही एनर्जी, इक्वली एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यानी चाहे मैं एक एक सीढ़ी पर चढ़कर आऊं, चाहे एक एक सीढ़ी गैप करके आऊं, दो दो सीढ़ियों गैप करके आऊं, नंबर ऑफ स्टेयर्स सेम रहते हैं एग्जैक्टली exactly। किसी भी रिएक्शन की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हमेशा कांस्टेंट होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो एनर्जी अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो मैंने जब एक एग्जांपल लिया तो एक एग्जांपल मैं ले लूं। मान लेते हैं एक रिएक्शन है मेरे पास, भाई वो है C प्लस O2, CO2 बन गया, राइट। मैंने कहा इसका डेल्टा H वैल्यू जो है वो H के बराबर है। ये एक रिएक्शन था मेरे लिए। अब मैंने इसी रिएक्शन को ब्रेकअप कर कर अगर लिखा तो मैंने कहा C+½ O2 क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने मान लिया कि इसका डेल्टा H जो है, इंथैल्पी चेंज, इज H1। ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया इस बार, CO+½ O2 लेके बनाया CO2। और भाई इसका डेल्टा H हो गया H2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रिएक्शन और ये एक दो दो स्टेप के रिएक्शन, अल्टीमेटली कार्बन ऑक्सीजन का जुड़ना, CO2 का बनना। डोंट यू थिंक ये एक सिंगल स्टेप एंड दीज टू स्टेप्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सेम reaction in here, right? In this reaction, the carbon is actually reacting with oxygen to form carbon dioxide. So the amount of energy change, according to Hess's law, will always be the same irrespective of the reaction takes place in a single step or in multiple steps, like दो स्टेप में हुआ। इसका मतलब है ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी H है हमारा, जो C+O2 CO2 बनने के काम आया था, वो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू एनर्जीज, दैट इज जो दो स्टेप में किए गए हैं, H1+H2। बच्चों यही है हमारा हेसेस लॉ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आज इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं।
आप ये समझें कि स्कूल के एग्जाम में और ऐसे भी एंट्रेंस में, चाहे वो जेई दे रहे हैं, आप नीट दे रहे हैं, इन दोनों के पेपर के लिए ये टॉपिक एक बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जिन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्लास 11th में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए मैं इसके पहले सवाल पे चल रहा हूं। बहुत जरूरी है, मैं कोशिश करता हूं कि आप साइंटिस्ट को देख सकें, ऑब्वियसली कब हुआ है ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है कि 1840 में डिस्कवर हुआ, रेलिवेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना, बट जानकारी के लिए था कि आप समझें कि हेस कौन थे। और ऑब्वियसली उन्होंने एक लॉ दिया एट इन कब दिया, 1840। तो चलिए चलते हैं हेस लॉ के कुछ सवाल पे। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सवाल है। इससे पहले एक सेकंड लीजिए, इससे पहले इत्मीनान से पढ़ें और मैं फिर आपके साथ इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल जब भी मैं करता हूं, मैं वैल्यूज बिठा देता हूं, कैलकुलेशन वो आप खुद करें, आंसर्स आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब इस सवाल को कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका अपना एक वर्कआउट मेथड है, तरीका है, उसे फॉलो अप करेंगे और उसके आधार पर इसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, हेसिस लॉ पे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम कर लीजिए कि एक टारगेट इक्वेशन लिखने की तैयारी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहां टारगेट इक्वेशन लिखकर छोड़ दिया, अब जब वो आएगा तब देखेंगे, ठीक। एक बात बता दूं बच्चों, इसमें दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक जिसमें स्टेटमेंट रहते हैं, उन स्टेटमेंट को आपको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, फिर उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है जिसमें इक्वेशन ही रहते हैं, जैसे ये वाला, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, उसे सॉल्व करना है। डेफिनेटली दूसरा वाला थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि डेफिनेटली आपको इक्वेशंस पहले से दिख रहे हैं। लेकिन अभी हम चल रहे हैं, हमारा पहला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले टारगेट के लिए जगह छोड़ दे। टारगेट इक्वेशन होगा, वो फर्स्ट लाइन हो सकती है, वो लास्ट लाइन हो सकती है, वो मिडिल लाइन हो सकती है, हमें नहीं पता। वो जब मिलेगा स्टेटमेंट पढ़ते वक्त वो मैं लिखूंगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक जो लिखा है उसको समझ। इन्होंने कहा द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन and at a pressure of 1 atm. After combustion, CO2 and H2 are produced and this much 3267 kilojoules of heat is liberated. Now this is important. Thermodynamics पढ़ते वक्त आपने इतना तो समझ ही लिया होगा, when energy is lost the sign has to be negative and when energy is gained the sign has to be positive. It's a very simple, yeah. हमारी केमिस्ट्री बहुत सिंप्लीफाइड होती है बच्चों, बहुत सिंपल है। कोई लॉस है, लॉस का साइन क्या हो सकता है, नेगेटिव होता है, और गेन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम उसी पे चलते हैं। तो चलिए जरा देखें यहां पर, इसमें पहला इक्वेशन इन्होंने कहा कंबशन ऑफ बेंजीन। बच्चों एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, हमने पहले भी बात की है लेकिन मैं फिर से बता दूं, कंबशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट CO2 and H2, ठीक है जी। और बैलेंसिंग का तरीका भी है। तो इसने हमें पहला इक्वेशन जो दिया उसे ABC बना ले, ठीक है। तो भाई बोला कंबशन ऑफ बेंजीन, तो C6H6। जब भी कंबशन बोलेगा मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे O2 लिख देना है भाई कि O2 होगा। और इससे जो बनता है वो बनता है हमेशा CO2 प्लस H2O, ठीक है जी। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बता रहा हूं, बैलेंसिंग करते वक्त ध्यान क्या रखना है बच्चों, चो भाई चोर को याद रख लीजिए, चोर में से चो बैलेंस करना है। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन एंड लास्ट में ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो इस तरह बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले कार्बन, कितने कार्बन है लेफ्ट में, LHS में 6, RHS में 1, तो भाई बना लो 6। हाइड्रोजन कितना है 6, यहां H2O है बच्चों, हाइड्रोजन 6 के लिए 3 H2O लगा दिया। लास्ट में ऑक्सीजन, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में ऑक्सीजन बनाना है। O2 है भाई, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 2 12 और 3 कितने हो गए 15। अब यार O2 को कैसे 15 से बैलेंस करें, तो भाई अब आप लिख दें 15/2। बिल्कुल टेंशन ना लें, फ्रैक्शन में लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक चीज, अब चलिए ये पहला इक्वेशन है। दूसरा स्टेटमेंट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। देखो बच्चों क्या लिखा, कैलकुलेट। द मोमेंट इट सेड कैलकुलेट, इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि ये हमें कुछ फाइंड आउट करने को कह रहा है, और वो फाइंड आउट क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो वो टारगेट इक्वेशन। जैसे ही कह देगा कि
भाई बनाना क्या है अपने को, व्हाट टू फॉर्म इज बेंजीन, तो मैंने लिख लिया C6H6। बच्चों ये बार पार्ट ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन है जिससे बेंजीन बनता है, राइट। अब कार्बन हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब मैं कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्मेशन को देख रहे हैं, यहां देखिए इधर जो रिएक्टेंट पार्ट में लिखेंगे वो एलिमेंटल फॉर्म लिखेंगे। कार्बन का, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सल्फर है, सल्फर जो भी प्रोडक्ट पार्ट है उसका एलिमेंटल। एलिमेंटल का मतलब नेचर में जिस तरह वो पाया जाता है। अब कार्बन कैसे पाया जाता है भाई, कार्बन सी के फॉर्म में मिलता है। बच्चों यहाँ स्टेट ऑफ मैटर भी मायने रखता है। अगर क्वेश्चन में स्टेट ऑफ मैटर हो, मैं एक सवाल सॉल्व करूंगा, देखेंगे आप, यहां पर कोई फेज का या स्टेट ऑफ मैटर से लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं। अब दूसरा क्या है भाई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म मिलता है, हाइड्रोजन H नहीं मिलता, हाइड्रोजन H2 मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस करेंगे, कितने कार्बन है 6, तो यहां लिख लिया 6। हाइड्रोजन कितने 6, तो यहां लिख लिया 3। ये है हमारा टारगेट इक्वेशन, ये मुझे टारगेट करना है। कैसे यूज करना है, 2 मिनट में। चलते हैं आगे की लाइन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एक बात जो यहां से समझ लेते हैं वो ये है कि डेल्टा H की वैल्यू इसकी दे रखी है आपको, कितना है, इन्होंने कहा था अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, तो 3267 किलो जूल्स पर मोल, राइट। अब दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, इसने कहा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। बच्चों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी कभी ये आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो, और कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर फॉर्मेशन दिया हुआ हो कोशिश करें कि प्रोडक्ट की तरफ 1 मोल ही बने। चाहे इधर जितना फ्रैक्शनल लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे इसका भाई C+ जैसे होता है C+O2। तीसरा क्या इक्वेशन बना भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O बोला मेरे को इसने, तो H2O क्या होता है, अब H2+। बच्चों अब अगर आप समझें, मैं चाहूं तो यहां हाफ O2 लगा के बैलेंस करूं, और मैं चाहूं तो 2H2+O2 gives you 2H2O भी लिख सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। उससे थोड़ा न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेट होगा, कैसे होगा मैं बाद में आपको समझाऊंगा ही, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चलती है। जो गिवन आपको वैल्यूज दिए हुए हैं जैसे 393 या 285, ये 1 मोल के लिए है। देखो लिखा है ना, किलो जूस पर मोल 1 मोल के लिए है, तो भाई अगर 2 है तो 2 मोल से मल्टीप्लाई करो। तो आईड लाइक टू से कि अगर फॉर्मेशन है तो 1 मोल बनाइए, आपका फायदा है न्यूमेरिकल बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप 2 मोल लिख लें, बट फिर तरीका बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा, और किसी में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि और किसी में क्या कर रहा हूं, बस फॉर्मेशन में ध्यान रखिए कि 1 मोल बना, इधर जो फ्रैक्शन डालना है डालिए, बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपने यहां डाल दिया। अब इसके और इसके दोनों के डेल्टा H वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। आप देख सकते हैं इसके डेल्टा H वैल्यू जो दिए हुए हैं वो है 393.5 किलो जूल्स पर मोल है, और इसकी वैल्यू -285.83 किलो जूल्स पर मोल। बच्चों ये है 3 इक्वेशन, इन 3 इक्वेशन से ये टारगेट मुझे अचीव करना है। बहुत सिंपल तरीका, क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों एक बात और बताऊंगा कि जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, आप ऑक्सीजन के बारे में ना सोचा करें, ठीक है, वो अपने आप बैलेंस होता रहता है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा उस पर दिमाग नहीं लगाते। ये कहां मिलेगा, एक क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आपको देखने का मौका मिलेगा, बट अभी के लिए चलें तो बहुत सिंपल है भाई। रिएक्टेंट कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ढूंढिए इन तीनों इक्वेशन में कहीं कार्बन दिख रहा, अरे हाँ दिखा, कहां दिखा, सेकेंड इक्वेशन में। हाइड्रोजन कहां दिखा, थर्ड इक्वेशन में। यानी जो साथ चाहिए, ये दोनों साथ चाहिए, इनको ऐड करना पड़ेगा। यानी मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि फ्रॉम इक्वेशन B+C तो होगा, और जो मुझे दूसरी तरफ चाहिए C6H6 कहां चाहिए, और ना ऑपोजिट साइड चाहिए, जहां वो है वहां से उसके उल्टा चाहिए। बेटा उल्टा चाहिए तो क्या करें, मैथमेटिकली अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो डेफिनेटली उठ करके वो ऑटोमेटिकली उठ कर दूसरी तरफ इक्वल टू की उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो जिनको जोड़ना है उनको लिखो, और जिसको दूसरी तरफ चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर क्या करो, फिर देखो मोल्स बराबर हो रहे हैं कि नहीं। भाई यहां कार्बन कितना है 6, यहां कार्बन कितना है 1, तो भाई 6 तो बनाना पड़ेगा। तो 6 इंटू बी, यानी इस पूरे इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी। हाइड्रोजन कितना है, यहां 1 है यहां 3 है, तो भाई ऑब्वियस बात है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपका ये पूरा इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, राइट। और क्योंकि ये एक ही मोल है, ठीक है। अब बच्चों ये जो इक्वेशन आपने लिखा है, ये जो हमने यहां ये पार्ट लिखा, इसे प्रूव करने की बारी। तो भाई मैंने दिखाया वी गेट, अब हमें क्या मिला, तो चलिए जो इक्वेशन आपने लिखा है मैं वही लिखने वाला हूं। कैसे लिखेंगे, मैंने क्या लिखा था 6b, यानी इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई, एरो के लेफ्ट को पहले लिखेंगे, फिर एरो के उस तरफ राइट को लिखेंगे। तो चलिए देखें, तो क्या हो गया 6c, ठीक है जी, 6c प्लस 6O2 प्लस, अब भाई इसका लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो गया तो नीचे चले आए, 3c यानी 3H2 प्लस 3/2O2। अब फिर भाई ये दोनों प्लस वाला पार्ट तो खत्म हो गया, माइनस में चले, माइनस C6H6 प्लस है ये, मगर माइनस के बाद फिर से माइनस ही हो जाएगा बेचारा, तो क्या हो गया 15/2O2 एरो। अब एरो के उधर वाला पार्ट लिखेंगे 6CO2। आहिस्ता करिए, आराम से करिए, बहुत सिंपल सवाल है, मजे से हो जाएंगे। 3H2O फिर ऊपर चले आए माइनस 6CO2 माइनस 3H2O। और अब बच्चों जो कट जाए सो काट दे, तो ऑब्वियस बात है इधर CO2 CO2 H2O H2O। ऑक्सीजन देखें यहां तो 6 प्लस 3/2 यानी 1.5, 7.5 है, ये भी 7.5 है, यानी ऑक्सीजन भी हमारे पास पूरी तरह से कट गया। तो जो बच्चों बच गया उसे लिख दें, तो क्या है भाई 6C प्लस 3H2, और बेटा जो माइनस में उसको उठा के एरो की उस तरफ ले जाइए, तो क्या बन जाएगा C6H6, राइट। बच्चों ये टारगेट इक्वेशन था और हमने टारगेट अचीव कर लिया, राइट। तो ये प्रूव करने का तरीका है कि जिस इक्वेशन से मैं इसे सॉल्व करना चाह रहा था वो ठीक लिखा हुआ है। और अब बेटा अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, अब तो आपको सॉल्व करना है। तो अब यहां क्या करने वाले हैं, मैं बस लिख कर छोड़ दूंगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है भाई, क्या है C6H6। कैसे बनाया हमने, तो भाई हमने कैसे बनाया, इससे बनाया, कैसे था, तो ऑब्वियस बात है 6 इंटू, भाई बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -393, -393.5 प्लस 3 इंटू -285, 85.85, राइट, माइनस ऑफ 3267, राइट। बस बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, आप कर देखें, आपका आंसर मैंने लिख रखा है। आई होप आपको इजीली समझ आया होगा ये क्या बनाया गया, कैसे बनाया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई दिक्कत तो नहीं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इत्मीनान से देख लीजिए, पॉज कीजिए 2 मिनट, इत्मीनान से देखें, और देखने के बाद तरीका बच्चों, सीखने का तरीका देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सब टीचर्स आपको ये तो बताते हैं कि ये क्या है कैसे है, मगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इसे पढ़ते कैसे हैं। बहुत सिंपल बच्चों, वेनेवर आप कोई लेक्चर देख रहे हैं
मेरा या किसी का भी कोई भी लेक्चर जब आप कभी देखें तो उससे पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि हम लाइवली इंटरैक्ट नहीं कर रहे। एक सवाल पढ़ा, उसे बनते देखा, पहले सवाल को आप हमेशा साथ में पढ़ने के बाद आप उसको लिख सकते हैं देखकर, बट अगले सवाल से जब मैं सॉल्व कर भी लूं तो आप क्या करें, पहले खुद से उसे सॉल्व करें और उसके बाद उसे फिर से रीचेक करें कि सर ने जो पहले समझना चाहें तो समझ लें, लेकिन रुक कर उसे जरूर बनाएं। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे प्रैक्टिस है। एक बात तो बहुत क्लियर है, एज ए केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट इज एन ईजी सब्जेक्ट। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, बहुत बहुत छोटी सी चीज की रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री डज नॉट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, बट कंसिस्टेंट वर्किंग इज इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा पढ़ें मगर रोज पढ़ें, बहुत बहुत जरूरी है। और सवाल जितने ज्यादा बनाए, जहां से बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल, आप सवाल पढ़ें तब तक मैं बस टारगेट इक्वेशन लिख लूं। जैसे मैंने आपको कहा, मैं हमेशा पहले लिख लेना पसंद करता हूं और ये आप भी करें, क्योंकि बीच में ना इक्वेशन के बीच में टारगेट इक्वेशन लिखना थोड़ा अजीब लगेगा, तो बेटर है मैं टारगेट इक्वेशन ऊपर लिख लेता हूं, बाद में इक्वेशन नीचे फिर सॉल्व कर लेता हूं। अब इसने पहला लाइन ही हमें जो दिया है बच्चों, ये एच मतलब मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिखा है तो इंथैल्पी है, राइट। तो क्या कहा, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3COH इफ enthalpy of combustion of CH3COH to CO2 and H2O is this much, and enthalpy of formation of CO2 and H2O is this much. तो क्या कहा, enthalpy of formation of CH3COH। बेटे क्या कहा था, जैसे कुछ निकालने को मिले पहले उसे लिख ले। तो CH3COOH बना लिया। मैंने क्या कहा था बच्चों, एलिमेंटल फॉर्म कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन ये रहा C के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, और आप सब जानते हैं ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में। कार्बन यहां 2 है तो बेटा मैंने 2 लिखा, हाइड्रोजन 3 1 4 है तो मैंने इसके आगे 4 लिखा, O2 2 है तो O2 है। दिस इज द टारगेट इक्वेशन। चलिए जरा, मैंने क्या कहा, इसमें क्या लिखा है, इफ इंथैल्पी, H को आप इंथैल्पी पढ़ लें, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इट टू CO2 and H2, यानी इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी तो ये होगी। अच्छा बच्चों एक बात और बता दूं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, वो कभी पॉजिटिव होता ही नहीं, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, या क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए माइनस नहीं लिखते। 100% होगा माइनस, लेना ही है आपको। तो चलिए देखें जरा, अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन, भाई क्या किसका कंबशन कर रहे हैं, आप कंबशन कर रहे हो CH3COOH का। मैंने पहले भी कहा था क्या करते हैं भाई, आप O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। कंबशन में ये लिखे ना लिखे, हमें पहले भी पता है कि जो बनेगा वो CO2 and H2O ही बनता है, ठीक है जी। तो अब बैलेंस कैसे, चो, चोर का चो, चो मतलब CHO। तो चलिए C कितने भाई, 2, इधर कितना 1, तो यहां लिख दिया 2। हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 है तो यहां लिख दिया 2। ऑक्सीजन 2, 2 इंटू 2 4 एंड प्लस 2 6 है, 2 ऑलरेडी यहां है तो 4 चाहिए तो 2 लिख दिया। आई होप आप समझ गए, बैलेंसिंग कर लिया हमने, राइट। दूसरा तो फिर वही 2 इक्वेशन जो आपने वहां लिखा था, मैंने पहले भी कहा था। अच्छा इनकी वैल्यूज है, डेल्टा एच दी हुई, मैं अभी नहीं लिख रहा, अब आप समझ गए हैं। डेल्टा एच की वैल्यूज है हमारे पास, C प्लस O2 CO2 है, और तीसरा इक्वेशन H2। मैंने पहले भी कहा था कि बनने को तो भी बनेगा जब आप 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O ले लें, लेकिन फॉर्मेशन के लिए अभी बच्चों, अभी आप तुरंत तुरंत सीख रहे हैं, मैं उस तरह भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए जब फॉर्मेशन की बात हो हमेशा 1 मोल से बनाए। अब मेरे पास ये 3 इक्वेशन है, मुझे टारगेट चाहिए ये। मैंने क्या कहा था, पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, ऑक्सीजन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना, मुझे ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचना, मैं सिर्फ किसके बारे में सोचूंगा, कार्बन हाइड्रोजन। तो चलिए देखें जरा, भाई कार्बन के नाम पे कार्बन यहां है, हाइड्रोजन के नाम पे हाइड्रोजन यहां। तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि फ्रॉम इक्वेशन भाई B प्लस सी, फिर से वही है B प्लस सी। बच्चों आप देखते होंगे मैं थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ता हूं, वो इसलिए भी छोड़ता हूं क्योंकि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो लिखने के लिए जगह होनी चाहिए, और ये दूसरी तरफ चाहिए तो भाई माइनस ही करना है, सबट्रैक्ट A। तो भैया B प्लस सी माइनस A।
अब यहां पर जब मैंने ये क्वेश्चन दिया, अब मुझे फिर से भाई कार्बन कितना है, 2 भाई, तो बी में यहां एक ही कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी दिस होल इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2। इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2, यहां कितना है भाई 1, तो यानी हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2C, ये 1 मोल है, 1 मोल है, तो ठीक है जी। क्या मिलेगा हमें, वी गेट, भाई इन सबको ऐसे अगर हम अचीव करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, तो चलिए लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, एरो के इधर वाले से शुरू करें तो क्या होगा, 2C प्लस 2O2 प्लस, अब इसमें आ जाएंगे 2H2 प्लस, अब O2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये O2 बन गया सिर्फ, माइनस, ध्यान दीजिएगा, 2C प्लस 2O2 2H2 प्लस O2 माइनस क्या होगा, CH3 COOH, यहां आ गए बच्चों, माइनस 2O2, राइट, एरो दे दिया। फिर भाई एरो के राइट हैंड साइड में यहां क्या होगा, 2CO2 प्लस 2H2O माइनस 2CO2 माइनस 2H2। बच्चों एक छोटी सी बात, आप जब क्लास 11th के क्वेश्चन एनसीईआरटी या उसके आसपास के क्वेश्चंस बनाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में प्रोडक्ट पार्ट में नॉर्मल चीजें चली जाती है, कट जाती हैं, बट फिर भी आप जब ना कटे तो प्लीज एक बार रीचेक जरूर करिए। ऐसे मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जरूरी नहीं होता, बट ज्यादातर में कट जाता है। तो चलिए देखें यहां पर जैसे कट गया, अभी आपने पिछले सवाल में भी देखा, इस सवाल में भी देखा, अगले सवाल में भी देखोगे, लेकिन खैर अभी तो ये देखा हमने। अब O2 की बारी, भाई यहां 2 ऑक्सीजन, यहां एक 3 ऑक्सीजन है, यहां कितना है 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन वाला कट गया, ठीक है जी। और अब जो बच जाए लिख दें, बचा क्या, 2C प्लस 2H2 प्लस O2 प्लस O2। अब क्योंकि ये माइनस में उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन गया, CH3 COOH। टारगेट अचीव हो गया, देखो, है ना, यही था ना बच्चों टारगेट, तो अचीव हुआ टारगेट। और फिर इसके बाद वैल्यूज बिठाएं, आंसर निकालें, और क्या। अब अगर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, बेटा नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, राइट, तो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाए तो CH3COH का मुझे अगर निकालना होता तो भाई क्या हो जाता, देखिए किससे आपने सॉल्व किया, 2B, यानी 2 इंटू इसकी वैल्यू 393.5 प्लस 2 इंटू 285। अब मैं अगली बार से ये नहीं लिखने वाला, लेकिन आप अभी देख लें सॉल्व कैसे करते हैं, मैं बस ये बताने के लिए कर रहा था। माइनस, भाई कंबशन से कितना एनर्जी है, माइनस ऑफ माइनस 867, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करें, आपकी वैल्यू -491.8 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। ये है दूसरा सवाल जो हमने यहां देखा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चले तीसरे सवाल पे चलिए। अब याद है मैंने क्या कहा था, कई बार इक्वेशंस देते वक्त वो इक्वेशन लिख देते हैं, तो टारगेट तो भाई हमेशा लिखना पड़ेगा। तो चलिए फिर से, जैसे मैं हमेशा करता हूं और आप भी हमेशा करेंगे, वो है टारगेट इक्वेशन लिखना। इसमें अच्छी बात यह होगी कि इक्वेशंस नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। अब टारगेट इक्वेशन भाई क्या लिखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, ठीक। भाई मुझे क्या बनाना है, CH3OH। मैंने पहले भी कहा है जब भी फॉर्मेशन हो उसे 1 मोल बनाइए, ठीक। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
बैलेंस करें, कार्बन 1 है, ठीक है जी, हाइड्रोजन 4 है तो 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 1 है तो हाफ कर दिया, ठीक है जी। देखिए कार्बन 1 ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 3 + 1 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन 1 है तो हाफ। ये टारगेट इक्वेशन है बच्चों, मैं इसे फिर से लिखूंगा नहीं, मैं इसी पे सॉल्व कर देता हूं। आप चाहें तो बिल्कुल एबीसी करके लिखें और वहां करें जैसे भी चाहें। अब मुझे कार्बन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, अगर मैं यहां से लिख रहा होता जैसे हम हमेशा कर रहे थे, फ्रॉम इक्वेशन, अब कार्बन का ये रहा तो क्या हो गया, फिर से वही बी प्लस, हाइड्रोजन सी में है तो सी, बच्चों किस्मत से वो बी प्लस सी माइनस ए हो रहा है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो मगर यहां अभी तक तो हो रहा है, तो ज्यादातर में होता रहेगा, लेकिन हाँ ध्यान रखें, आप जैसे सॉल्व कर रहे हैं आप मेथड्स पे ध्यान दीजिए, ये क्या आ रहा है वो तो बात की चीज। अब कार्बन देखा 1 तो ठीक है जी, मेरे को कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यानी इस पूरे इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या हो गया 2 इंटू सी, ए एक ही है तो ये है, तो क्या हो गया भाई, सॉल्व कर लिया हमने, है ना। अब देखिए वही एरो के लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, कहां शुरू करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो O2 प्लस, और मैंने पहले भी कहा है फिर कह रहा हूं, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं, आप कार्बन हाइड्रोजन का ध्यान दें, ऑक्सीजन अपने आप होगा, हाइड्रोजन पे आ जाए, सेकेंड इक्वेशन 2C यानी 2H2 प्लस O2 मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू हाफ, तो कितना हो गया O2, ठीक है बेटा। अब माइनस वाले पार्ट पे, तो माइनस CH3OH माइनस 3/2 O2, ठीक है जी। अब एरो के दूसरी तरफ कहां चले गए, CO2 प्लस 2H2O, और फिर वही CO2 माइनस 2H2O, देखें ध्यान से, तो फिर से प्रोडक्ट वाला पार्ट कट जा रहा है। मैंने पहले ही बोला ज्यादातर जगहों पे 90% क्वेश्चंस में ऐसा होगा ही, तो ये कट गया, अब क्या बच गया, यहां है 1 + 1 2, और ये कितना है 1.5, तो कितना बच गया, हाफ बच गया, तो भाई इसमें से मैंने कट भी कर लिया और मेरे पास यहां बच जाएगा हाफ, कट करने के बाद, ये कट करने के बाद है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बचा, कार्बन प्लस हाफ O2 प्लस 2H2, अब एक ये बचा था माइनस में है, उठाकर दूसरी तरफ CH3OH, टारगेट अचीव्ड, इक्वेशन में वैल्यूज बिठाया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, आई होप, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, अब चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, इसे देखिए मजा आएगा। मैंने याद है बात किया था आपसे कि स्टेट ऑफ मैटर को लेकर के क्या होता है, जैसे कि यहां पर भी, यहां लिक्विड है, ये ग्रेफाइट सॉलिड होता है, गैस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब सारी चीजें लिखी हुई, मगर मैंने यहां पे कोई मेंशन नहीं किया, राइट, कि भाई कार्बन सॉलिड है क्या है, क्यों पता है, क्योंकि यहां कार्बन जब सॉलिड है तो हर जगह सॉलिड है, मेरे टारगेट में भी सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन हर जगह गैस है, लेकिन तब जब इक्वेशन में आपको बच्चों सेम वाटर लिक्विड और वेपर में, तो याद रखें लिक्विड से सिर्फ लिक्विड वाटर कटेगा, वेपर से वेपर कटेगा, कार्बन सॉलिड में है कोई गैस में, तो कार्बन सॉलिड गैस नहीं कट सकता, सॉलिड सॉलिड से, वहां पे आपको स्टेट ऑफ मैटर लिखना पड़ेगा, जैसे कि अब आप यहां देखेंगे मैं लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत मजेदार है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, तो मैं इसके बाद आपको बताता हूं कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसमें बोला कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस, तो टारगेट इन्होंने मुझे दे रखा है, इनका टारगेट इक्वेशन क्लियर है कि भाई मेरा टारगेट इक्वेशन ये है कि इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल दीजिए, CCl4,
और हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां चेंजेस होंगे बच्चों, तो इसलिए मुझे इनके स्टेट ऑफ मैटर का ध्यान रखना है। मैं पूरे पूरे बनाने के पूरे हर बार मतलब पूरे क्वेश्चन में मैं इन पे ध्यान देता रहूंगा, और आप भी ध्यान देंगे कि हमें इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। अब चलिए जरा देखें, मैंने दो हिस्से बना लिए क्योंकि थोड़ा लेंदी है, तो छोटा छोटा लिखूंगा थोड़ा। अब देखें भाई, इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं, ये क्या दे रखा है ना? तो बच्चों, इसी से हमें इक्वेशन डिराइव करना है। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, बॉन्ड एंथैल्पी, हमें इन्होंने ये इक्वेशन दिया है, ठीक। अब ये क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4। CCl4 एक्चुअली में सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। इन्होंने क्या बोला? वेपराइजेशन, यानी सॉलिड से गैस बनने के मेथड को, यानी CCl4 सॉलिड से CCl4 गैस बनने के इस वैल्यू को इन्होंने यहां पर हमें हमारे लिए लिख रखा है, और वो है डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। वो कितना दिया है? 30.5 किलो जूस पर मोल। राइट, किलो जूस में नहीं लिख रहा, बट हाँ आप समझ गए, 30.5 किलो जूस। ये क्योंकि सॉलिड था। ये मेरा पहला इक्वेशन है। इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजेदार है, देखें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इक्वेशन बी कहां से बनेगा भाई? सेकंड वाले से। क्या लिखा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एफ मतलब फॉर्मेशन, राइट? तो फॉर्मेशन लिखा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ। तो मैंने बोला भाई CCl4, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको सिखाया है कि फॉर्मेशन करना तो दिमाग क्या लगाना, CCl4 है, और कैसे बनता है? सॉलिड होता है। भाई इसकी डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, वो हम लिख लेंगे। लेकिन अभी देखिए तो किससे बनेगा? कार्बन से बनेगा। जो कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है भाई, कार्बन गैस थोड़ी होता है। और क्लोरीन है तो 2Cl2 चाहिए हमें, और Cl2 किस में मिलता है? गैस में मिलता है। तो ठीक है जी, ये चाहिए था हमें, ठीक है जी। अब चलते हैं तीसरे में। तीसरा क्या दिया है भाई? इसने बोला ये ए जो सिंबल है बेटा, वो ना ये सब सब पढ़ाया गया है, ठीक है। ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये सब एक्सप्लेन्ड है आपके पास। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है किसी भी वो मॉलिक्यूल से चाहे तो आप बनाए, किसी भाई डायमंड से एक एटम भी निकाला, वो भी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। किसी Cl2 को तोड़कर एक Cl बनाया, वो भी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, राइट। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, डजंट मैटर वो कहां से एटम निकाला जा रहा है, अ सिंगल एटम is always present in a gaseous state, always remember that। क्या लिखा है? enthalpy of atomization of carbon। क्यों लिखा है पता है बच्चों? यहां कार्बन जो टारगेट में वो गैस है, जबकि मेरा कार्बन गैस सॉलिड। भैया वो तो चाहिए नहीं ना। तो सॉलिड से अगर एक एटम कार्बन का बाहर निकालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। और उसके डेल्टा H की वैल्यू इन्होंने आपको दे रखी है। कितनी वैल्यू है? 715। ठीक, अब मैं लिख नहीं रहा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहां पर। CCl4 का दिया हुआ था फॉर्मेशन, ये रहा, दैट इज -135 लिख देता हूं, 0.5 किलो जूल। भाई कार्बन ये है 715 किलो जूल्स पर मोल। अब एक चौथा इक्वेशन है, क्या बोला इसने? Cl2 का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। भाई देखो यहां क्या लिखा है आपने, यहां पर ध्यान दो बच्चों। यहां जो टारगेट आपने लिखा है वो एटम ऑफ कार्बन है, गैस सॉरी एटम ऑफ क्लोरीन है, Cl2 गैस नहीं है। जबकि मैंने क्या यूज किया भाई? Cl2 गैस। तो ये Cl चाहिए। आपको मैंने क्या कहा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से स्टेट से कहां गया, अगर वो एक एटम बन रहा है उसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। ये गैस से गैस ही बना मगर एटम बना, ये बहुत जरूरी था कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी हुई है? 242। बच्चों अभी तक बार बार आप 3 इक्वेशंस कर रहे थे, जो कि मजा आता है, इजी है, मगर इस बार 4 है। मगर मुश्किल क्या होगा? फिर से वही करना है, ये टारगेट अचीव करनी है। अब टारगेट में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में CCl4 गैस है। अब यार CCl4 गैस तो राइट में, यानी पहला इक्वेशन सबट्रैक्ट होगा, ठीक है जी, ताकि वो पलटकर लेफ्ट में चला जाए, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो राइट में है
और मुझे चाहिए कहां, लेफ्ट में। तो जब भी कोई रिएक्टेंट, कोई भी सब्सटेंस मुझे राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का राइट में चाहिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप पलट जाएगा, राइट। तो ये तो मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। मुझे कौन चाहिए, कार्बन गैस। कहां है भाई कार्बन गैस, ये रहा। कहां पे है, सी में। और सीएल कहां चाहिए, गैस, ये रहा, एटम वाला। तो ये यानी इतना तो समझ आया कि सी प्लस डी होने वाला है ना, फ्रॉम इक्वेशन भाई सी प्लस डी। और हमें यह भी समझ आ गया था कि माइनस ए होने वाला है। अब बच गया बी। भाई बी का इस्तेमाल कहां करें, चलिए देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना बच्चों। मैंने Cl2 गैस लिखा। भाई Cl2 मुझे कटना भी तो है, Cl2 थोड़ी यहां पर। अगर मैंने कुछ और नहीं करा तो Cl2 तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि इन तीन इक्वेशन में ए सी बी में तो Cl2 है ही नहीं, और ना ही तो कार्बन सॉलिड है। इन दोनों को कटना है, यानी कैंसल आउट होना है, ताकि इस इक्वेशन में वो ना आ सके। तो भाई मुझे देखना है Cl2 कहां पे है, तो Cl2 यहां है और ये यहां है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो जुड़ जाएंगे, इनको तो कैंसल आउट होना है। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी है, आप चाहें तो ए प्लस बी लिख दें, और आप समझ सकते हो कि जब वो खुलेगा तो अपने आप कैसे हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन। अब मैं वो इक्वेशन वहां लिखने वाला हूं, चले लिखे हम लोग सबको। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है। पहले सी, सी क्या है, कार्बन, देख रहा बच्चों, ठीक है, कार्बन सॉलिड प्लस Cl2। अच्छा मैंने बैलेंसिंग नहीं देखा, कितना है भाई, 4Cl है। तो इतना समझ आता है कि 4Cl है, यहां 2 ही है, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन फिर एक चीज चेंज होगी। Cl2 कितने हो गए, 2Cl2, यहां 2Cl2, ठीक है जी। 4Cl है, हाँ जी 4Cl है, और तो फिर ठीक है, कार्बन कार्बन Cl2 हो गया जी। तो चलिए देखें, कार्बन ये हो गया हमारा, है ना, 4Cl आएगा इधर। बैलेंसिंग देखना है बच्चों, बहुत जरूरी है कि मैंने यहाँ 2Cl2 किया, ये 2Cl2 है, कैंसिल हो जाएगा, 2Cl2 ही चाहिए था, 2Cl है, किसी और को फर्क नहीं पड़ा, 4Cl बन जाएगा ये। चलिए चलते, तो क्या हो गया, कार्बन सॉलिड लिखा, फिर क्या है, 2Cl2 गैस, ठीक है, कर लिया। अब क्या करा, माइनस ए। भाई ए में क्या है, CCl4 सॉलिड, ठीक है जी, ये हो गया ए। अब कौन है, प्लस बी, लेकिन वो माइनस के बाद माइनस ही हो जाता, तो क्या हो गया, कार्बन सॉलिड। देखिए कार्बन सॉलिड माइनस 2Cl2, ठीक है जी, 2Cl2 हो गया ना, ए प्लस बी था। अब चले आगे, अब एरो के राइट हैंड साइड में क्या बचा मेरे पास, सी, सी क्या है, कार्बन गैस। बच्चों इस तरह के सवाल थोड़े आराम से बनाइए, थोड़ा टाइम लीजिए, ताकि लिखने में गलती ना हो। क्या हो गया, 4Cl गैस माइनस, कहां पे चले जाएंगे, CCl4 गैस, माइनस CCl4 गैस के बाद CCl4 सॉलिड, ठीक है जी, लिख लिया सब कुछ। अब देख लेते हैं क्या कट रहा है। भाई 4Cl गैस ये चाहिए, ठीक, ऊपर देखें, कार्बन सॉलिड कट गया, 2Cl2 गैस कट गया, CCl4 सॉलिड माइनस माइनस है तो दोनों तरफ से कट गया। बचा क्या आपके पास, देखो ये दोनों, और ये उठ के इधर चले जाएगा एरो के इस तरफ, तो क्या बच गया, CCl4 जो कि है गैस, एरो की तरफ क्या बच गया, कार्बन विद गैस प्लस 4Cl गैस। बच्चों सॉल्व करने का तरीका आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। अब अगर मुझे डेल्टा एच रिएक्शन निकालना पड़ रहा है तो बहुत सिंपल है, सी प्लस डी। सी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, 715। मैं बस एक बार लिख दे रहा हूं, ऐसे आप लोग अब समझ गए हैं, मैं ना लिखूं तो भी समझ जाएंगे आप। प्लस, अच्छा डी में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2D यानी 2 इंटू
242 माइनस ए की वैल्यू है 30.5 प्लस बी की वैल्यू है माइनस 135.5। बच्चों इसे सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आएगा। मगर एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये आंसर यहां खत्म नहीं हुआ, इसका दूसरा पार्ट भी है। कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों आपको बताऊं तो ये कितनी वैल्यू होगी। तो 326 इंटू 4 है, इसका जो आंसर आने वाला है वो है 4 इंटू 326 किलो जूल्स। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब इन्होंने क्या पूछा मुझसे, बॉन्ड एंथैल्पी, एक सिंगल बॉन्ड ऑफ CCl4 बताइए। CCl4 में, किसी भी CCl4 में कितने कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स हैं? 4 है। कितने? CCl4 यानी 4 कार्बन बॉन्ड है। सिंपल आंसर है बच्चों कि सिंस, मैं लिख सकता हूं 4 CCl बॉन्ड has enthalpy of 4 into 326। बच्चों कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन में नहीं करा है। तो हेंस बहुत सिंपल है, हेंस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ 1 CCl bond will be 4 into 326 divided by 4, right? तो बच्चों 326 वैल्यू किलो जूल्स पर मोल, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है जी। और अब हुआ ये सॉल्व। बच्चों आई होप आज जो भी हमने पढ़ा वो आपको बेहतर तरीके से समझ आया हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो आपको, एक बात और है कि इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर में बहुत कुछ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि मैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस बनाता हूं, मैं कुछ और टिपिकल क्वेश्चन, जेई और नीट के क्वेश्चन लेक्चर के एंड में जब मैं टॉपिक्स खत्म करता हूं तो मैं फिर एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेता हूं उसी चैप्टर्स के जो 11 12 से डायरेक्टली। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका समझ लें, बहुत सिंपल है। मैं पहले सीबीएसई को कवर करता हूं, उन्हीं लेक्चर्स के दौरान जब जैसे 4 लेक्चर्स मैंने सीबीएसई के लिए खत्म हो गया सीबीएसई, तो अगले 2 से 3 लेक्चर्स में पूरी जेई और नीट कवर करता हूं। तो प्लीज इस तरह के सवाल जो बेसिक हैं पहले इस पे खूब सारा ध्यान दें, और उसके बाद टिपिकल क्वेश्चंस में और सॉल्व करूंगा इसके, तो वहां पर हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एडुक्वांट, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, कोर्सेस देख सकते हैं और डायरेक्टली लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।